बीएमएस फर्स्ट फ्रॉक में एडमिशन लेने के बाद कई बच्चों का यह सवाल रहता है कि आखिर हमें संस्कृत क्यों पढ़ना है। आखिर डॉक्टर बनना और संस्कृत पढ़ना दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। क्या डॉक्टर बनने के लिए संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप सही जगह हैं। मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं वो वीडियो मिस ना करें तो आप हमारी आयुर्वेद आरोग्यम फैमिली से जरूर जुड़ें। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत वर्णनाम परिचय। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि भगवान शंकर नृत्य कर रहे हैं, यानी कि तांडव कर रहे हैं। भगवान शंकर के तांडव से वो प्रसन्न होकर के अपने डमरू को बजाते हैं। अपने डमरू को भगवान शंकर 14 बार बजाते हैं और 14 बार बजाने के कारण 14 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं और वही 14 ध्वनियां आगे चलकर पूरी संस्कृत वर्णमाला में बदल जाती है। उन्हीं 14 ध्वनियों से आज के संस्कृत व्याकरण के पूरे संस्कृत वर्णमाला का निर्माण हुआ था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आयुर्वेद आरोग्यम क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है संस्कृत वर्णनाम परिचय, यानी कि संस्कृत वर्णों का वर्णनाम। ये आपका बालक शब्द रूप का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। जैसे मैं आपको संस्कृत पढ़ाते रहूंगा वैसे पॉइंट जगह हर एक जगह आपको संस्कृत शब्दों का अर्थ भी समझाते रहूंगा, जिससे आप केवल संस्कृत व्याकरण ना पढ़ें, संस्कृत को अप्लाई करना भी सीखें और अपने जो मूल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमारे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इनके कॉन्सेप्ट को समझने में आपको इजी हो। तो आपको भी पता है कि सारी जो संहिताएं हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं। तो अगर आपका संस्कृत व्याकरण सही रहा तो इन सारे संहिताओं के लिखे गए श्लोक का मीनिंग आप अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, तो हमने बताया कि जो आपका चैप्टर का नेम है संस्कृत वर्णनाम परिचय। चलते हैं। संस्कृत वर्णनाम, ये इसकी बात में कर रहा था। तो वर्णनाम में क्या हुआ है, वर्ण शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन हुआ है। तो क्या बना है, बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होता था, बालका नाम। उसी प्रकार से वर्ण का क्या हुआ है, वर्णा नाम। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या रहता है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का। तो आप अगर अर्थ निकालो तो वर्णा नाम का अर्थ क्या हो गया, वर्णों का। तो अब चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। संस्कृत वर्णों का परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, यानी कि संस्कृत जो हमारा सब्जेक्ट है उनमें लिखे गए वर्ण, जो उनमें जो पाए जाते हैं वर्ण जो हैं, उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी व्याकरण सब्जेक्ट हम जब पढ़ते हैं, आपने इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा होगा, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में कूद गए होंगे। सबसे पहले आपने क्या स्टार्ट किया होगा, एबीसीडी अल्फाबेट्स। उसी तरीके से हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा तो हिंदी व्याकरण के वर्णमाला को पढ़ा होगा, क ख ग घ पढ़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, संस्कृत व्याकरण के वर्णों को जानेंगे। इस चैप्टर में संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड जितने भी वर्ण हैं और उनसे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं के बारे में चर्चा की गई है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, केवल संस्कृत वर्णमाला के जितने वर्ण हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज आई हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं, सारे इस चैप्टर में डिटेल में बताए गए हैं। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आता है तो आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने क्या सिलेबस बनाया है। पहला सिलेबस का पॉइंट है महत्व सूत्र, दूसरा उच्चारण स्थान, तीसरा प्रयत्न। इन 3 टॉपिक पे चलने से पहले हम क्या करेंगे, संस्कृत वर्णमाला को बेसिकली समझेंगे। देखिए महत्व सूत्र जो है एक कॉन्सेप्ट है, उच्चारण स्थान कॉन्सेप्ट है, प्रयत्न ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये 3 कॉन्सेप्ट मेजर कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के। इन 3 मेजर कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जो है वर्णनाम परिचय, यानी कि सारे जो वर्ण हैं उनके बारे में एक परिचय ले लेंगे। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा। हमारे संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि माने जाते हैं। और क्यों माने जाते हैं वो मैं जब महत्व सूत्र पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मैं एक फ्लो चार्ट बनाना चाहता हूं आपके दिमाग में कि हम चलेंगे कैसे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी। देखिए ये जो 3 टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। इनसे आपको पढ़ने के लिए आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा। जो बेसिक है वो क्या है, संस्कृत वर्णमाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संस्कृत वर्णमाला को अच्छे से डिटेल में समझ लेंगे, उसके बाद इन 3 टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 मार्क्स, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 नंबर का वेटेज रखता है। यानी कि इस चैप्टर से 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे या फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हालांकि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि इस चैप्टर से कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को उसी हिसाब से तैयार करना है कि कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो। मैं इस चैप्टर के एंड में करीब 50 से ज्यादा एमसीक्यू लेकर आऊंगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम क्या करेंगे, बेसिक समझेंगे। जो हमारा संस्कृत व्याकरण का बेसिक है उसको समझेंगे। मैंने बताया संस्कृत वर्णमाला का मास्टर, ये आपका फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए 30% चैप्टर आपको अभी समझ में आ गया। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आप पहले ब्रेन में बैठाइए। ठीक है, ये फ्लो चार्ट दिमाग में एक बार मैप आउट हो गया, फिर उसके बाद मैं एक एक टॉपिक को उठाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा, इजीली समझ में आएगा आपको।
ये यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई है वो आगे चल के स्लाइड में डिटेल की गई है। यहाँ पे पहले से बता रहा हूँ ताकि आपको अप्रोच बता रहे और आपके माइंड में एक मैप बने किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिक समझिए। संस्कृत वर्णमाला को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक था स्वर और दूसरा था व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जो स्वर वर्ण थे उनको हम स्पेशली संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अच क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा आगे। व्यंजन वर्ण समझ लीजिए, उसको क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ये भी मैं आगे बताऊंगा, अभी केवल आपको सुनना है, अभी कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा। मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम बेसिक समझेंगे। तो आप एक बेसिक चीजें समझिए कि संस्कृत व्याकरण के दो है, क्या है, एक स्वर है एक व्यंजन है। स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्वरों को फर्दर जो है टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। अंतर समझने का प्रयास करिएगा। उच्चारण काल मतलब कि समय, उच्चारण करने में समय कितना लगता है, और है दूसरा उच्चारण स्थान यानी कि हमारे मुख के किस भाग से उच्चारण हो रहा है। दोनों में अंतर समझ में आया। उच्चारण काल का मतलब समय कितना लग रहा है बोलने में उस पर्टिकुलर स्वर वर्ण को, और उच्चारण स्थान का मतलब उस पर्टिकुलर स्वर वर्ण का उच्चारण हमारे मुख के किस भाग से हो रहा है। इस बेसिस पे दो भाग बताए गए स्वर वर्ण के, एक उच्चारण काल दूसरा उच्चारण स्थान। उच्चारण काल के आधार पर तीन प्रकार के स्वर बताए गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्लियर है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में बहुत ज्यादा समय लगे। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में ह्रस्व के दोगुना समय लगे। इस तरीके से समझाया जाता है कि ह्रस्व कौन है, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, दीर्घ कौन है, जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, और प्लुत कौन है, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे। ये आप कॉन्सेप्ट आगे पढ़ोगे, अभी बस बेसिक सुन लो। उच्चारण काल के आधार पर तीन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये अभी स्वर पे ही चल रहे हैं। हमने स्वर वर्ण देखा, स्वर वर्ण के दो भाग, एक उच्चारण काल दूसरा उच्चारण स्थान। उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उच्चारण स्थान के आधार पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्लियर है। उदात्त मतलब तालु आदि के उच्च भाग से, अनुदात्त मतलब तालु आदि के निम्न भाग से, और स्वरित मतलब दोनों से, मतलब कि उदात्त अनुदात्त दोनों से उच्चारण किया जाता है। उसको आपका उच्चारण स्थान के बेसिस पे तीन भाग बता दिए गए। फिर आते हैं, बात करते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का हमने देखा कि इसको केवल एक पार्ट में डिवाइड किया गया, वो है उच्चारण। ध्यान दीजिएगा, तीनों आपके जो पार्ट है उसमें उच्चारण आया है। एक था उच्चारण काल, एक था उच्चारण स्थान और तीसरा है उच्चारण। इसमें आपको ये बताना है कि प्रोसेस क्या है, यानी कि उस पर्टिकुलर व्यंजन वर्ड के बोलने का प्रोसेस क्या है। उच्चारण मतलब कि किस प्रोसेस से बोला जा रहा है। उसके बेसिस पे तीन प्रकार हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन किस प्रोसेस से, मतलब कि आप जब उसका उच्चारण कर ले उस पर्टिकुलर व्यंजन वर्ण का, तो वो किस तरीके से उसका उच्चारण हो रहा है, प्रोसेस क्या है उसका। प्रोसेस के बेसिस पे तीन प्रकार बताए गए, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। क्लियर हो गया होगा। ये आपका संस्कृत वर्णमाला था जिसमें आपने स्वर देखा, व्यंजन देखा। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। संस्कृत वर्णमाला में आपने क्या देखा, स्वर और व्यंजन। स्वरों को हमने दो भाग में बांटा, एक उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर हमने देखा तीन, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने देखा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर हम देखा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हमने देखा उच्चारण के आधार पर, यानी प्रोसेस के आधार पर क्या क्या था, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। फिर देखिए, फर्दर देखिए, ये तो संस्कृत वर्णमाला हो गई। संस्कृत वर्णमाला में और भी चीजें हैं जो नीचे मेंशन की गई है। देखिए, ये जो स्वर और व्यंजन है उन सबको फिर इकट्ठा करके दो पार्ट में डिवाइड किया गया। स्वर और व्यंजन को कंप्लीटली इकट्ठा किया गया, फिर उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे कैसे, अनुनासिक और अनअनुनासिक। अनुनासिक वह हैं जिनके उच्चारण में नासिका का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे अंग, ञ, अड़। जो पंचम वर्ण होते हैं, हर एक वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं। अब पंचम वर्ण क्या होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा, परेशान नहीं होना, बस सुन लो। जो आपके अंगा हैं, अंग, इ, क, ख, ग, अंग, ये क्या है, अनुनासिक है। इसके उच्चारण में नाक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर अननुनासिक कौन है, जिसके उच्चारण में नाक का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, अननुनासिक है। क्लियर हो गया। संस्कृत वर्णमाला में स्वर व्यंजन समझ में आ गया। फिर हमने देखा कि सभी वर्णों को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक है अनुनासिक, दूसरा है अननुनासिक। अनुनासिक मैंने क्या बताया, जिसके उच्चारण में नासिका इन्वॉल्वमेंट हो, और अननुनासिक क्या बताया मैंने, जिसके उच्चारण में नासिका इन्वॉल्व ना हो। अब आगे देखिए, एक और वर्ग है अयोगवाह वर्ण। क्या है वो, अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण, देखिए अयोग मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक है अयोग, दूसरा है वाह। इसको बड़ा करते हैं। अयोग मतलब जिसका
कोई योग, देखो अयोग, जिसका कोई योग ना हो, ठीक है, जिसका कोई योग ना हो, वह मतलब वहन किए जाते हैं। जिसका कोई योग ना हो फिर भी वहन किए जाएं, उन्हीं वर्णों को क्या बोला गया है? अयोग व वर्ण बोला गया है। अब देखिए क्या हुआ, संस्कृत वर्णमाला तो तैयार हो गई, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में दो ऐसे वर्ण थे, दो ऐसी चीजें थी जिनको जगह नहीं मिली। ध्यान दीजिए कौन कौन से थे वो। ठीक है, कौन कौन से थे वो? पहला था अनुस्वार, दूसरा था विसर्ग। आपने देखा होगा अनुस्वार और विसर्ग की चर्चा कहीं नहीं की गई है, ना स्वर में ना व्यंजन में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार और विसर्ग के बगैर संस्कृत अधूरी है। आप कोई भी श्लोक उठाइए, संस्कृत का कोई भी सेंटेंस उठाइए, उसमें आपको अनुस्वार और विसर्ग जरूर मिलेगा। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। इसीलिए बोला गया है कि योग तो नहीं, योग मतलब क्या हुआ, जिसको कहीं स्थान नहीं दिया गया कि आपका ये पर्टिकुलर स्थान है, आप यहां रहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका वहन किया जाता है। संस्कृत व्याकरण इसको छोड़ा नहीं है, इसको लेके ढो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही इनको स्थान नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको अयोग व वर्ण बोला गया है। ठीक है, अब देखिए आपको फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। एक एक चीज को, जितना भी चीज लिखा हुआ है, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, हर एक चीज को, ये सारी चीजें आगे डिटेल में बताने वाला हूं। अभी हम इसको कवर जैसे ही कर लेंगे, सारी चीज पढ़ लेंगे, हमारा 30% सिलेबस, 30% कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल पाएंगे, जैसे मैथ्स और सूत्र पे ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, ये हमारे क्लियर रहेगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ण के बारे में समझेंगे कि वर्ण आखिर होता क्या है। क्लियर है? चलिए देखिए, यहाँ पे आया वर्ण। अगर मैं आपको बोलूं कोई ऐसी चीज बताइए जिसको आप तोड़ नहीं सकते, कोई ऐसी चीज बताइए जिसको आप तोड़ नहीं सकते। कई लोग के दिमाग में आएगा कि मैं अपनी मासूका का दिल नहीं तोड़ सकता, तो मैं प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहा हूं, इमोशनल चीजों की नहीं। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज बताइए जिसको आप तोड़ नहीं सकते। कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा एटम, कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। बात सही है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी मैटर का क्या बताया गया है? एटम। और एटम को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जैसे आपकी केमिस्ट्री में मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था? एटम था। उसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में या फिर हिंदी व्याकरण में भाषा का, हमारी जो भाषा है, हमारे जो शब्द हैं, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वर्ण है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वर्ण है। छोटी, सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। बोला गया भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं। समझ में आ गया होगा? जो हमारी भाषा है, जो हमारे शब्द हैं, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, वो क्या है? वर्ण है। क्लियर है? अब देखिए, कहने समझ में आ गया होगा तो परिभाषा आप कुछ भी बना सकते हैं। जो हमारे मुख से निकलते शब्द हैं वो क्या है? एक प्रकार की ध्वनि है, तो वही बोला गया है ध्वनि का लघुतम अंश जो अविभाजित हो उसे वर्ण कहते हैं। ये किताब की लैंग्वेज है। अभी जो मैंने बताया वो आपको समझाने के लिए बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। उसी को थोड़ा बना के, थोड़ा सजा के क्या लिख दिया गया है? ध्वनि का लघुतम अंश जो अविभाजित हो उसे वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया होगा वर्ण क्या है? अब देखिए, वर्ण में मैंने बता दिया था, पीछे बताया, वर्ण में संस्कृत वर्णमाला में क्या क्या वर्णों को दो भाग में बांटा। पहला क्या था? स्वर, दूसरा क्या था? व्यंजन। हम स्वर वर्ण के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्वर वर्ण के बारे में पूरा डिटेल लेंगे, जो उसके दो पार्ट से जो भेद थे उसको भी अच्छे से समझेंगे। पहले स्वर स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो भाग में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वर। स्वर के बारे में बोला गया संस्कृत व्याकरण में, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़े श्लोक आएंगे, डरिएगा नहीं। हर एक श्लोक का अपना इंपॉर्टेंस है, समझने का प्रयास करेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा हम हैं बताने के लिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप डाउट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कनेक्ट करके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, जैसा आपको इच्छा करें। नहीं समझ में आता है तब प्रयास करेंगे लेक्चर में आपको समझ में आ जाए। स्वर वर्ण स्टार्ट कर रहे हैं। स्वर वर्ण में मैंने क्या बताया? सबसे पहले स्वर्ण की परिभाषा देखिए, क्या बोला गया है? स्वयं राजयन्ते इति स्वर। ध्यान दीजिएगा, स्वयं मतलब खुद, राजयन्ते मतलब राज करना, रूल करना। जैसे राजा राज करता है ना अपने साम्राज्य पे, वैसे ही स्वर क्या है? राज करता है। स्वयं राजयन्ते इति स्वर, जो स्वयं राज करे। पूरी संस्कृत वर्णमाला पे इसका साम्राज्य है, इसका स्वर का। इसलिए बोला गया है जो खुद राज करता है, जो खुद राज करता है वो कौन है? स्वर है। स्वयं मतलब खुद राज करने वाले को स्वर कहा गया है। संस्कृत वर्णमाला में जो राज करता है वो कौन है? स्वर है। क्यों स्वर है भाई? आगे आपको पता चलेगा कि स्वर के बिना जो आपके व्यंजन है वो अधूरे हैं। स्वर के बिना कोई भी व्यंजन नहीं लिखा जा सकता।
मैं आगे व्यंजन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि स्वर के बगैर कोई भी व्यंजन नहीं लिखा जा सकता। अगर स्वरों को हटा दिया जाए तो व्यंजन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। स्वर पता है क्या है? स्वर एक तरीके से एक सिंगर है। आपका कॉलेज में आप हैं तो आप देखे होंगे, आपके कॉलेज फेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, किसी सिंगर को, बॉलीवुड एक्टर को बुलाया जाता है, वो परफॉर्मेंस देते हैं सिंगिंग या डांसिंग का। लेकिन आपने देखा होगा वो अकेले परफॉर्म नहीं करते, उनके बैकग्राउंड में कई ढेर सारे आर्टिस्ट जो होते हैं डांस कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड आर्टिस्ट। तो व्यंजन जो है वो मेन हीरो की तरफ सिंगल परफॉर्मेंस देता है, और व्यंजन जो है, सॉरी, स्वर जो है सिंगल, मतलब वो बॉलीवुड स्टार है जो परफॉर्म करने आया है, सिंगिंग करने आया है, डांस करने आया है, जो फ्रंट पे डांस करेगा, और व्यंजन उसके बैकग्राउंड में नाचने वाले आर्टिस्ट की तरह है। अगर स्वर नहीं रहेगा तो व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका गेस्ट आया ही नहीं तो बैकग्राउंड आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस कोई देखने थोड़ी आएगा, बैकग्राउंड आर्टिस्ट का भी क्या हो गया, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। लेकिन अगर बैकग्राउंड आर्टिस्ट नहीं आते हैं तो फिर भी लोग आएंगे आपके चीफ गेस्ट, जो आपने एक्टर या सिंगर बुलाया उसको देखने के लिए। यानी कि वो जो मेन एक्टर या फिर जो मेन सिंगर है उसका अस्तित्व अकेले है, वो अपना अस्तित्व अकेले लेकर चलता है, उसे बैकग्राउंड आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड आर्टिस्ट को उसकी जरूरत है। वो चाहे तो अकेले भी परफॉर्म कर सकता है। उसी तरीके से बोला गया संस्कृत वर्णमाला में स्वर जो है राजा की तरह है, वो अकेले चलता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। व्यंजन को वो सहारा देता है, इसीलिए बोला गया स्वयं राजयंती इति स्वर, जो स्वयं राज करे पूरे संस्कृत वर्णमाला में, जिसका राज हो वो कौन है, स्वर है। बोलिए, जो स्वयं राज करते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। वही चीज को एक्सप्लेन किया गया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरी परिभाषा स्वर की क्या है, अच स्वर। अब अच क्या है भाई, देखिए जो ये अच लिखा हुआ ये क्या है, ये प्रत्याहार है। क्या है ये, प्रत्याहार है। देखिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ लग रही होगी, डिजिटल बोर्ड पे भी लिखने का उतना हैबिट नहीं है, ये भी तीसरा ही लेक्चर है मेरा डिजिटल बोर्ड पे। हैबिट ना होने के कारण थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अच क्या है, प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार के अंदर आने वाले सभी वर्णों को हम स्वर कहते हैं। अब अच प्रत्याहार क्या है भाई, नया नया हर दूसरी लाइन में नया टर्म आ जा रहा है। देखिए अच प्रत्याहार, आपको मैं जब प्रत्याहार पढ़ाऊंगा ना, आपके सिलेबस का दूसरा पॉइंट क्या है, पहला है मैसुर सूत्र, दूसरा क्या है, प्रत्याहार, सॉरी मैसुर सूत्र, दूसरा उच्चारण स्थान। मैसुर सूत्र और उच्चारण स्थान के बीच में एक टॉपिक आता है प्रत्याहार। जब मैं प्रत्याहार पढ़ाऊंगा उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि अच क्या है। अभी आप समझ लीजिए कि अच एक प्रत्याहार है और उसके अंदर कुछ वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं, लिखा हुआ है नीचे, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ठीक है। ये जो वर्ण है ये कौन है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इसी के कारण बोला गया है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। दो परिभाषा बताई मैंने, स्वयं राजयंती इति स्वर, अच स्वर, दोनों क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते, देखिए अब हम बात करेंगे संख्या की। संख्या देखिए बताई गई 13, किसकी, स्वरों की संख्या 13 बताई गई, जिसमें से ध्यान दीजिएगा सामान्य स्वर की संख्या 9 है, जो कि है अ आ ई उ री। देखिए यहाँ री में गलती क्या हुआ है, यहाँ पे ब्लैक है, क्या ब्लैक है, यहाँ पे देखिए क्या गलत हुआ है, मैं बताता हूँ। आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, ये री देखिए और ये री देखिए, दोनों सेम सेम है, डिफरेंस नहीं दिख रहा है। डिफरेंस क्या होगा, मात्रा का होगा। यहाँ पे देखिए एक और मात्रा होगी, तब आप ये री है और ये री, थोड़ा समय लेकर बोलेंगे, एक री है एक री है। इस तरीके से छोटी बड़ी होता है ना, ई उ, इस तरीके से है री री। क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया कि सामान्य स्वर कौन कौन से थे, अ आ ई उ री री, ये 9 सामान्य स्वर है। और संध स्वर देखिए ए ऐ ओ औ, ये 4 संध स्वर है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 13 स्वर हो गए। स्वर समझ में आ गया होगा। स्वर की परिभाषा बता दी मैंने, दो परिभाषा है, दोनों रट लेना है, दोनों श्लोक फॉर्मेट में रखना है। ये क्या हो ना, आप जब वाइवा देने जाओगे ना तो इसका इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि वाइवा में, संस्कृत के वाइवा में कुछ ज्यादा पूछने लायक बचता नहीं है। यही छोटी छोटी चीजें जो एग्जामिनर ध्यान में देता है, एक बच्चा रटा है कि नहीं रटा है। रटे रहते तो एग्जाम में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं स्वर के भेद। स्वर तो समझ में आ गया बेसिक क्या था। अब आते स्वर के भेद, दो तरीके देखते हैं, एक उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी देखिए हम क्या देख रहे हैं, उच्चारण काल के आधार पर, आगे देखिए हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। दोनों भेद देखेंगे हम, पहले देख लेते हैं उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। उच्चारण काल के आधार पर देख लेते हैं। उच्चारण काल मैंने पहले बताया था, उच्चारण काल का मतलब क्या है,
समय कितना लग रहा है। काल मतलब क्या है, समय। उच्चारण मतलब उच्चारण, जो हम उच्चारण करते हैं, वर्णों का, शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण में कितना समय लगता है, उसी को हम कह रहे हैं उच्चारण काल। ठीक है, समझ आ गया। अब हमने देखा उच्चारण काल को 3 भाग में बताया गया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यहाँ पे देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, 3 भाग में बताया गया। अब इसके लिए महर्षि पाणिनि है, मैं दूसरी बार पाणिनि जी का नाम ले रहा हूं, मैंने बोला कि बार बार ये नाम आएगा। हमारे संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है, महर्षि पाणिनि जी हैं। कैसे रचयिता किए वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जब मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा तब। अभी आप समझ लीजिए उन्होंने क्या सूत्र दिया था। पिछले 2 सूत्र थे ना, 2 स्वयं राजंती स्वर अचत स्वर, वो भी उन्होंने दिए थे। ये भी सूत्र उन्होंने ही दिया। क्या बोल रहे हैं देखिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ेंगे। एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम त्व अर्धमात्रकम। फिर से ध्यान से, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम त्व अर्धमात्रकम। यहां पे देखिएगा क्या हो गया भाई, ठीक है, ये देखिए यहां पे क्या है, त्वा लिखा है। ठीक, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, त हलंता, इसको क्या हो जा रहा है बार बार, हाथ से लिखते हैं, त हलंता धन व हलंता धन अ। क्लियर है, ये बनेगा। अब देखिए त और व क्या हो गया, त्व, और ये जो ह अ है, ये अ जो है इसके साथ मिलेगा, अ और ध मिला के क्या बन जाएगा, अर्ध। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, व्यंजनम त्व अर्धमात्रकम। क्लियर है। चलिए अब इसका मैं मतलब बताता हूं। जो श्लोक था इसका मतलब सुन लीजिए क्या है। देखिए क्या बोला है, एक मात्रो भवेद, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, एक मात्रा का ह्रस्व होता है। भवेद ह्रस्व, भवेद मतलब होता है, कौन, ह्रस्व, क्या, एक मात्रे का, एक मात्रे का कौन होता है, ह्रस्व। तो इसलिए बोला गया एक मात्रो भवेद ह्रस्व। अब आगे देखिए, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दीर्घ का उच्चारण 2 मात्रा के समान होता है, यानी कि दीर्घ के उच्चारण में 2 मात्रा के समान का समय लगता है, इसलिए बोला गया द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, किसमें, दीर्घ में। क्लियर हो गया होगा। अब आती है त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेय। प्लुत जो है 3 मात्रे का, गेय मतलब जाना जाता है, प्लुत जो है 3 मात्रे का जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा। एक मात्रे का ह्रस्व होता है, दीर्घ का उच्चारण 2 मात्रे के समान होता है, प्लुत 3 मात्रे के समान जाना जाता है। अब व्यंजन जो है आधे मात्रे का होता है, अर्धमात्रकम, आधे मात्रे का। क्लियर हो गया होगा। एक मात्र भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेय व्यंजनम त्व अर्धमात्रकम। क्लियर है। ह्रस्व का 1 मात्रा, दीर्घ का 2 मात्रा, प्लुत का 3 मात्रा, व्यंजन का आधा मात्रा। यही आपको रटना है, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा और आधा मात्रा। अब ये जो मात्रा है उसका गणित समझ रहे, ध्यान दीजिएगा। बोला गया ह्रस्व जो है 1 मात्रे का समय लेकर, मतलब कि उच्चारण करने में कितना समय लगेगा, 1 मात्रे का समान समय लगेगा। और इसके अंदर 5 जो है स्वर आते हैं, कौन कौन से, अ, ई, उ, री, री। ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड आपको समझ में आएगी तब जाके मैं अगली स्लाइड समझा पाऊंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना कि ह्रस्व के अंदर कौन आ रहा है, दीर्घ के अंदर कौन आ रहा है, प्लुत के अंदर कौन आ रहा है, इसमें बहुत फोकस करना। ह्रस्व के अंदर 5 वर्ण है, कौन, अ, ई, उ, री और री। 5 वर्ण है, अ, ई, उ, री और री। अब आइए दीर्घ। दीर्घ क्या बोला गया, 2 मात्रे का समय, 2 मात्राओं का समय लगता है उच्चारण करने में। और इसमें संख्या कितनी है, 8 संख्या है। कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, आ, ई, उ, यहाँ पे फिर गलती है, री नहीं है। देखिए ये री और ये री सेम सेम है, सेम सेम नहीं होगा। यहाँ पे री में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 मात्रा होगा। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ री है ना, बड़ी री। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ई है, ई था यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बड़ी ई आया, अ था, यहाँ पे आ आया, उ था, यहाँ पे उ आया, उस तरह यहाँ पे री है, तो यहाँ पे क्या आएगा, री, बड़ा री। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे देखिए, ए, ऐ, ओ, औ, 8 हो गए होंगे, आ, ई, उ, री 4 हो गए, ए, ऐ, ओ, औ 4, टोटल मिला के 8 हो गए। 8 कौन है, दीर्घ, ये रटना है, एक एक लाइन रटना है इसका। 1 मात्रे का ह्रस्व होता है, 5 स्वर आते हैं, अ, ई, उ, री, री। दीर्घ जो है 2 मात्रे का होता है, 8 आते हैं, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ध्यान देना। अब आते हैं प्लुत पे। प्लुत की बात कर लेते हैं। प्लुत में बोला गया है कि
ठीक है, प्लूत में बोला गया कि 3 मात्रा का समय लगता है, क्लियर है, 3 मात्रा का समय लगता है और वर्णों के आगे 3 लगाकर दिखाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है प्लूत के बारे में। देखिए अभी तक क्या था, अ था, उसका दीर्घ रूप दिखाने के लिए एक लाइन जोड़ दी गई, आ बना दिया गया यहाँ पे, क्लियर। ई के लिए क्या किया गया, दीर्घ री बनाने के उसके ऊपर एक मात्रा जोड़ दी गई, ई हो गया, क्योंकि बड़ा है ना, एक हरस छोटा है, दीर्घ उससे बड़ा है, प्लूत उससे बड़ा है, क्लियर हो गया होगा। ऊ देखिए, ऊ छोटा है, बड़ा दिखाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा दी गई। री छोटा था, वहां पे क्या हुआ, एक मात्रा लगा दी गई। अब मात्रा का लिमिटेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब बोला महर्षि पाणिनि ने कि अब आ दिखाने के लिए यहाँ पे एक और लाइन नहीं, जैसे कि ऐसा नहीं करेंगे हम, सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अ हो गया हरस्व, दीर्घ हो गया आ। बोल रहे हैं कि अब हम प्लूत दिखाने के लिए ये नहीं करने जाएंगे कि 3 डंडी दे देंगे। उसी प्रकार से ई हो गया हरस्व, ई हो गया दीर्घ, और प्लूत दिखाने के लिए ये नहीं करेंगे कि 2-2 मात्रा देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया और बोला कि 2 मात्रा नहीं लगाएंगे हम। वहां क्या करेंगे, जहां जहां प्लूत है वहां पे प्लूत वर्णों को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, उन वर्णों के आगे 3 लिख देंगे। क्या करेंगे, उन वर्णों के आगे 3 लिख देंगे। वही बोला उन्होंने, वर्णों के आगे क्या करेंगे, 3 लिखकर दिखाते हैं। अब देखिए अ का प्लूत रूप दिखाना है हमें, अ का क्या दिखाना है, प्लूत रूप दिखाना है, तो क्या करेंगे, अ के आगे 3 लगा देंगे, अ के आगे 3 लगा हुआ है। उसी प्रकार से ई का प्लूत रूप दिखाना है तो क्या करेंगे, ई के आगे 3 लगा देंगे। ऊ का प्लूत रूप दिखाना है तो ऊ के आगे 3 लगा देंगे। री का दिखाना है तो री के आगे, री का दिखाना है तो री के आगे, ए का दिखाना है तो ए के आगे, ए का दिखाना है तो ए के आगे, ओ को दिखाना है तो ओ के आगे, औ का दिखाना है तो औ के आगे, क्लियर है। जितने स्वर हैं सबका प्लूत रूप होता है, क्लियर है, जितने स्वर हैं सबका प्लूत रूप होता है। हर स्वरूप केवल 5 स्वरों का होता है, दीर्घ केवल 8 का होता है, और प्लूत सभी स्वरों का होता है, सामान्य स्वर का। 9 समान स्वर हैं आपके पास, अ ई उ री री ए ऐ ओ औ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 का प्लूत रूप होता है। 8 जो है दीर्घ फॉर्म में है और 5 जो है हरस्व है। एमसीक्यू का बहुत बोला था मैंने ना, इस चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे, 5 एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू के लिए देख लो, नंबरिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पूछ देगा कि आ जो है कौन सा है, हरस्व है, दीर्घ है या फिर प्लूत है, या फिर ये पूछ देगा अ के आगे 3 लगा के ये कौन सा वर्ण है, हरस्व है, दीर्घ है या प्लूत है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसको मिटाते हैं और लाइन जो नीचे लिखे उसको मतलब समझते हैं। देखिए मात्रा का तो मैंने समझा दिया कि 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, लेकिन ये मात्रा है क्या। महर्षि पाणिनि ने, सॉरी आपके, हाँ महर्षि पाणिनि ने आखिर उन्होंने मात्रा को क्या बेसिस माना है। देखिए बहुत ही कैलकुलेटिव चीजें थी। आप ये तो बात मान रहे हो कि इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, क्रेनियल की कैविटी थोड़ी छोटी हुई थी, आईक्यू कम हुआ, हाइट छोटी हुई, बॉडी कैपेसिटी कम हुई, ये तो सब इवोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आचार्य के अकॉर्डिंग मानिए, आप जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है, इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मानिए, ठीक है। आप ये समझ गए कि छोटा होते गया हमारा जो क्रेनियल कैविटी थी, आईक्यू था, फिजिकल जो स्ट्रेंथ थी, एबिलिटी थी, वो कम हो गई है। उसी प्रकार से मैं बताना चाहूंगा हमारे वेदों में युग का वर्णन है, 4 प्रकार के युग बताए गए हैं, अब चौथा कलयुग चल रहा है। तो ये जो आपके महर्षि थे ये द्वापर युग के मेरे ख्याल से थे, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उनके पास इतनी क्षमता थी कि अपने योग और तपोबल से ईश्वर को प्रसन्न कर देते थे, मजबूर कर देते थे कि वो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आकर अपना दर्शन दे। आज के प्रेजेंट टाइम में किसी मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि अपने तपोबल से प्रसन्न कर पाए, ठीक है। कैपेसिटी कम हो चुकी है चीजों, उतना तपोबल है ही नहीं, उतनी पॉजिटिविटी है ही नहीं। जो हमारे पारणी थे उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके धरती पे अवतरित किया था और उनसे व्याकरण का ज्ञान लेने के अनुरोध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया, डमरू बजाया 14 बार। उस 14 बार जो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के बोला था, उन 14 ध्वनियों से महर्षि पाणिनि ने पूरी संस्कृत व्याकरण की रचना कर दी। सबसे पहले उन्होंने 14 ध्वनियों से पूरी संस्कृत वर्णमाला रची, फिर वर्णों के सहायता से पूरी संस्कृत वर्णमाला, पूरी संस्कृत व्याकरण को रचा। क्लियर है। तो वही बता रहे हैं, मैं बताना चाह रहा था कि उन्होंने 1 मात्रा का समय किसे बताया है। आज के टाइम के अकॉर्डिंग आप अगर चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। बोला उन्होंने 1 मात्रा का समय पलक झपकने के समय जितना बराबर होता है। पलक झपकना मतलब आपकी जो पलकें हैं वो झपकती जितने देर में है, उसी को बोला उन्होंने 1 मात्रा का समय। एक बार में झपकने में जो समय लगे, ऑन एन एवरेज जो है आपको पता होगा, एवरेज की बात कर रहा हूं, 2.2 सेकंड लगता है। 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड में आपकी पलक जो है झपकती है, जिस कारण से बोला गया है कि एक इंसान जो है पूरे 24 घंटे में 30 घंटे जो है अंधा रहता है, क्योंकि 0.2 सेकंड को आप कैलकुलेट करोगे 24 घंटे में तो आपको करीब करीब 25 से 30 मिनट निकल के आएगा। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार ह्रस्व के उच्चारण का समय कितना है, 0.2 सेकंड। दीर्घ के उच्चारण का समय कितना है, 0.4 सेकंड। प्लूत के उच्चारण का समय कितना है, 0.6 सेकंड। ह्रस्व 1 मात्रा,
तो एक मात्रा को अगर हम x मान रहे हैं तो दो मात्रा मतलब 2x, तीन मात्रा मतलब 3x, और अगर x की वैल्यू 0.2 है तो ये आ गया 0.2, 2x मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0.4। अब अगर 3x है और x की वैल्यू 0.2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6। समझ में आ गया? बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दी थी उन लोगों ने। कोई भी आचार्य हो हमारे, पाणिनि तो संस्कृत व्याकरण की रचना की है, आपने चरक संहिता की रचना हुई है, चरक ने किया है, आचार्य सुश्रुत ने हमारे सुश्रुत संहिता की रचना की है। बहुत प्रैक्टिकल चीजें बोल के गए हैं। चलिए बात करते हैं आगे। मैंने बताया था ये पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा अ का दीर्घ रूप है, क्लियर है, और अ का प्लुत रूप भी है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ो, तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, तीनों एक ही चीजें हैं, बस क्या है मात्रा का अंतर है, उच्चारण काल का अंतर है। अब ध्यान दो आगे, ई का जो है ह्रस्व रूप है, ई का दीर्घ रूप है, ई का प्लुत रूप भी है। उसी प्रकार से ऊ का भी है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, री का भी है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। री का देखो, री का ह्रस्व है, दीर्घ रूप नहीं है, प्लुत रूप है। क्लियर हो गया? चलिए, वही लिखा हुआ है, री का जो है दीर्घ रूप नहीं होता है, ये आपको रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा री का रूप कौन सा रूप नहीं होता, ह्रस्व दीर्घ प्लुत या कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए कि री का दीर्घ रूप नहीं होता। ठीक है, री का जो है दीर्घ रूप नहीं होता, मैंने समझा भी दिया। अब आगे देखिए, यहां पे देखिएगा ध्यान से, ए का दीर्घ रूप है, ए का प्लुत भी है, ए का दीर्घ है, ए का प्लुत भी है, ओ का दीर्घ है, ओ का प्लुत भी है, औ का भी दीर्घ है, औ का प्लुत भी है, लेकिन इन चारों का ह्रस्व नहीं है। वही लिखा है अगला पॉइंट, ए ओ ऐ औ का ह्रस्व रूप नहीं होता। समझ में आ गया होगा? मैंने बोला कि अगर चार्ट समझ में आ गया तो अगली साइड समझ में आई होगी। सॉरी, ये चार्ट समझ में आ जाएगा तो अगली साइड समझ में आएगी। ठीक है, अगली स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, जो आपके संस्कृत सुधा में मेंशन किया हुआ है और एमसीक्यू का हाईलाइटेड पॉइंट है वो, उसको समझाने के लिए मैं इतना माथापच्ची कर रहा हूँ कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपको समझ में आना चाहिए। री का दीर्घ नहीं होता, रट लो, ए ऐ ओ औ का ह्रस्व नहीं होता। बाकी ये आपको संख्या याद होनी चाहिए, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो याद होना चाहिए, एक मात्रा का समय किसे बोलते हैं वो याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, हमने देख लिया क्या स्वर का वर्गीकरण। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। फटाक से देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। मैंने बताया था उच्चारण स्थान के आधार कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, कौन कौन से हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त में क्या बोला गया है? ध्यान दीजिएगा, उदात्त में बोला गया है तालु आदि के उच्च भाग से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तालु कहने का मतलब है ऊपर वाला पैलेट नहीं, तालु मतलब बकल कैविटी। क्या बोला गया है? बकल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा, बकल कैविटी। बकल कैविटी समझ गए ना, जो मुख के अंदर की कैविटी है बकल कैविटी बोली गई है। तो तालु मतलब क्या होता है? पैलेट, पैलेट से ही रिलेट किया जाता है। आप जब रचना से पढ़ोगे तो उसमें तालु बोला गया, तालु मतलब पैलेट। लेकिन यहाँ पे जो तालु शब्द यूज हुआ है वहां पे उसका मतलब पैलेट नहीं है, इसका मतलब है पूरी बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से से जो वर्ण उच्चारित होंगे उसको क्या बोला गया? उदात्त। क्लियर है? अब देखिए अनुदात्त, उदात्त में अन लिखा हुआ है, उदात्त में अगर अन जोड़ दोगे तो अनुदात्त बनेगा, मतलब तालु आदि के निम्न भाग से, तालु आदि के निम्न भाग से। तालु मैंने फिर से बोला, तालु मतलब पैलेट नहीं, तालु मतलब बकल कैविटी लेके चलोगे तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बकल कैविटी के ऊपर वाले हिस्से से अगर उच्चारण हो रहा है वर्णों का तो क्या होगा? उदात्त। अगर तालु आदि के नीचे वाले हिस्से से उच्चारण हो रहा है तो उदात्त था, ये अनुदात्त हो गया। अब देखिए स्वरित, स्वरित बोला गया कि उच्च भाग से और निम्न भाग से दोनों से उच्चारण हो सकता है, तो बोला गया क्या? स्वरित, उच्च और निम्न दोनों भाग से उच्चारित हो सकता है, उसे क्या बोला गया है? स्वरित। क्लियर हो गया होगा? 3 उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। हमें तालु से क्या रिलेट करना है? बकल कैविटी लेके समझना है। बकल कैविटी लेके समझोगे तभी ये कॉन्सेप्ट इजी लगेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे पैलेट अगर ले लिया मान लिया तो। ठीक है, हमें क्या लेना है? बकल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा तो उदात्त, नीचे वाला हिस्से से अगर उच्चारण होगा तो अनुदात्त, अगर दोनों से उच्चारण होगा तो स्वरित बोलेंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं मेन। ये जो लिखा हुआ है ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट है, हर साल इस पे एमसीक्यू बनता है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये आपने संस्कृत सुधा में पढ़ा भी होगा, रटा भी होगा, लेकिन इसका मतलब आज समझ में आएगा आपको। देखिए अ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण है, इनके 8 प्रकार होते हैं, सॉरी 18 प्रकार होते हैं। क्लियर है? री, ए, ऐ, ओ, औ के 12 प्रकार होते हैं। ये आपने संस्कृत सुधा में देखा होगा, लिखा हुआ एक लाइन में लिख के निकल गया है, एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। अ, ई, उ, री के 18 प्रकार, री, ए, ऐ, ओ, औ के 12 प्रकार। ये आप समझने जाइए, मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पीछे वाली स्लाइड नहीं क्लियर है तो वीडियो को 10 मिनट पीछे करो, फिर से देखो, तब इसमें आना, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर पीछे वाला नहीं क्लियर है तो। ठीक है, समझते हैं। ये जो अ, ई, उ और ये री है, इसका मैंने बताया क्या? 18 प्रकार।
ये आपको रटना है। पहले तो अब ये रट लो, इन चारों के 18 प्रकार होते हैं और इन पांचों के 12 प्रकार है। अ का 18, ये लाइन का मतलब समझना भाई। अ का 18 प्रकार होता है, ई का 18 प्रकार होता है, उ का 18 प्रकार होता है और री का 18 प्रकार होता है। ठीक है, उसी प्रकार से री का 12 प्रकार, ए का 12 प्रकार, आई का 12 प्रकार, ओ का 12 प्रकार और औ का 12 प्रकार होता है। अब 18 प्रकार और 12 प्रकार कैसे होते हैं वो मैं समझाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल में मैंने लिया है अ। ठीक है, अ को एग्जाम्पल लेकर समझेंगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए अ आप जानते हैं क्या है, अ क्या है, स्वर है। स्वर का मैंने भेद बताया, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उच्चारण काल के आधार पर। फिर मैंने बताया उच्चारण स्थान के आधार पर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, क्लियर है, दिमाग में रखना, दिमाग में। अब उन्हीं सब का प्रयोग करके हम वर्गीकरण करेंगे अवर्ण का। ठीक है, अब इसमें हम दो चीजें और ऐड करेंगे। पहला है अनुनासिक, दूसरा है अनअनुनासिक। क्लियर है, पहला है क्या, अनुनासिक, दूसरा अनअनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, जिसमें नासिका का इस्तेमाल हो उच्चारण में। अनअनुनासिक क्या होता है, जिसमें नासिका का इस्तेमाल नहीं किया जाए। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और अनअनुनासिक। ये टोटल कितने हो गए, 6, 7, 8 शब्दों को ध्यान में रखना है, तब जाके ये समझ में आएगा। अ को सबसे पहले 3 भाग में बांटेंगे। कौन कौन सा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। आपको मैंने पीछे समझाया बहुत अच्छे से कि अ का जो है ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। समझाया था ना अच्छे से। तो ह्रस्व का क्या होगा, अ जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, दीर्घ कैसे लिखा जाएगा, आगे फॉर्म में लिखा जाएगा, प्लुत कैसे लिखा जाएगा, अ के आगे 3 लिख दिया जाएगा तो उसका प्लुत फॉर्म हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब क्या किया गया है, ह्रस्व का 6 भाग बताया गया है। कितना, ह्रस्व का 6, मतलब कि इस अ को 6 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर दीर्घ का 6 भाग बताया गया है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर अ लिखा हुआ है इसको 6 तरीके से, दीर्घ अ को 6 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए प्लुत अ को 6 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कौन कौन से 6 तरीके हैं अब यहाँ पे लिखे हुए, ध्यान से सुनना। देखिए ये ह्रस्व है तो सब में ह्रस्व लिखा होगा। देखिए ह्रस्व, 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 ह्रस्व। ठीक है, ह्रस्व अ है ना। अब देखिए बेस देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेस सब में क्या है, बेस सब में ये वाला अ है। देखिएगा ध्यान से, सब में अ है, अ है। बस क्या हुआ है, कहीं कहीं चंद्रबिंदी है, कहीं कहीं नीचे लाइन है, कहीं कहीं साइड में लाइन है। अब उन सबका मतलब समझते, ध्यान दीजिए। ह्रस्व, पहला देखिएगा, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक। मतलब ऐसा अ जो ह्रस्व है, उदात्त मतलब कि तालु आदि के उच्च भाग से उच्चारित किया जाता है, और नासिका का, अनुनासिक मतलब नासिका का प्रयोग करके उच्चारण किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक। क्लियर हो गया, ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक। अब देखिए ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ह्रस्व अ को तो रिप्रेजेंट करना आ गया आपको, ह्रस्व अ को क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ह्रस्व अ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये भाई चलिए, ह्रस्व अ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से, ये तो पता है आपको, लेकिन बोल रहा है ह्रस्व, उदात्त, अनुनासिक को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब सीखते हैं, ठीक है, सीखते हैं। ह्रस्व समझ में आ गया होगा आपको, दीर्घ समझ में आता है कैसे है, दीर्घ, और प्लुत का कैसे है। ठीक है, ये हो गया ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब देखिए उदात्त, बार बार स्लाइड हो जा रहा है, 1 मिनट देंगे मुझे, इसको कान कौन सी बीमारी हो गई है। ठीक है, चलिए हाथ से ही लिखते हैं। ह्रस्व का क्या था, अ था, दीर्घ का क्या था, आ था, प्लुत का क्या था, इस तरीके से था। ठीक है, अब देखिए उदात्त, अगर उदात्त हमें दिखाना है कि ये जो वर्ण है उदात्त है, तो कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। उदात्त के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उदात्त के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये लाइन, ध्यान दीजिएगा, वर्ण के साइड में डैश दिखाएगा। ये उदात्त को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए डैश दिया गया है ना, ये छोटा वाला, ये डैश, वही बोला हूं डैश। और अनुदात्त के लिए क्या करना है, बड़ा परेशान कर रहा है भाई ये। अनुदात्त के लिए क्या करना है आपको, नीचे देखिए, उदात्त मतलब ऊपर है तो ऊपर डॉट है, अनुदात्त मतलब नीचे, तो नीचे लाइन करना है, ऐसे डैश नीचे में लाइन करना है। देखिए
अनुदात्त में क्या किया गया है, नीचे में लाइन किया गया है, दिख रहा है आपको, अनुदात्त में नीचे में लाइन किया गया है। अब देखिए स्वरित, स्वरित में क्या करना है आपको, स्वरित में ना ऊपर ना नीचे दोनों से है, तो क्या करेंगे, ऐसे दो लाइन, सॉरी दो लाइन कर देंगे, क्या करेंगे, ऐसे दो लाइन खींच देंगे। देखिए स्वरित में जो है दो लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, क्लियर है। उदात्त के लिए साइड में एक लाइन, अनुदात्त के लिए नीचे लाइन, और स्वरित के लिए डबल लाइन, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अनुनासिक और अननुनासिक। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक में क्या था, नासिका का उच्चारण, नासिका का इस्तेमाल होगा। तो नासिका का इस्तेमाल दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, चंद्र बिंदी या बिंदी का अनुस्वार का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो आप चंद्र बिंदी इस्तेमाल करिए, ठीक है, या तो आप छोटी सी बिंदी अनुस्वार इस्तेमाल करिए, या तो चंद्र बिंदी या तो अनुस्वार, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप ये दिखा रहे हो कि इस पर्टिकुलर वर्ण में उच्चारण करते समय नासिका का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि नाक से भी हवा थोड़ी थोड़ी जाएगी, क्लियर है। अब देखिए अगर मान लीजिए नाक का इस्तेमाल नहीं करना है तो क्या करना है, चंद्र बिंदी और अनुस्वार नहीं लगाना है। समझ में आ गया। फिर से देखिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, अ के तीन प्रकार, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर अ के और तीन प्रकार, उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त दिखाने के लिए साइड में एक लाइन खींच देंगे, अनुदात्त दिखाने के लिए नीचे लाइन खींचेंगे, फिर स्वरित दिखाने के लिए साइड में डबल लाइन खींचेंगे। अनुनासिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, चंद्र बिंदी या अनुस्वार लगाएंगे। अनुनासिक दिखाने के लिए ना चंद्र बिंदी लगाएंगे ना अनुस्वार लगाएंगे, क्लियर हो गया। आप चलिए सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, कंबाइन करते हैं। ह्रस्व अ है तो सब में ये वाला अ लिखेंगे, क्लियर हो गया होगा। 6 प्रकार हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में क्या करेंगे, सबसे पहले अ लिख देंगे। फिर बोला गया अनुदात्त, पहला क्या है, ह्रस्व अनुदात्त। अनुदात्त के लिए क्या बोला मैंने, साइड में लाइन खींचेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे साइड में लाइन खींचा हुआ है, ये आपको दिख रहा है साइड में लाइन, ये वाला क्लियर है, हिल रहा है वो। फिर अनुनासिक, अनुनासिक में क्या करना है, नासिका का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो चंद्र बिंदी यहाँ पे ऊपर लगाई गई है, क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा। देखिए और दिखा रहा है क्या, ह्रस्व, ये दिखा रहा है क्या, उदात्त, और ये दिखा रहा है क्या, अनुनासिक। ये हो गया ह्रस्व उदात्त अनुनासिक अ। अब आते हैं ह्रस्व उदात्त अननुनासिक। मैंने बोला अनुनासिक में चंद्र बिंदी अनुस्वार, अननुनासिक में क्या करेंगे, हटा देंगे चंद्र बिंदी अनुस्वार। देखिए क्या किया गया है, ह्रस्व है, उदात्त है, और अननुनासिक में क्या किया गया, चंद्र बिंदी हटा दिया गया है, क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते जल्दी, ह्रस्व, ह्रस्व लिखेंगे। अनुदात्त, अनुदात्त के लिए नीचे लाइन रहेगी, मैंने बोला था ना, इसको क्या करते हैं, इसको ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। आप चलिए समझ आ गया, ये समझ आ गया। ह्रस्व अनुदात्त में नीचे लाइन रहेगी। देखिए यहाँ पे नीचे लाइन है। अब देखिए अनुनासिक, अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदी अनुस्वार, यहाँ ऊपर लगा हुआ है चंद्र बिंदी अनुस्वार, क्लियर हो गया। तो ये अ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। अब देखिए ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व के लिए ह्रस्व अ लिखेंगे, अनुदात्त के लिए नीचे लाइन खींचेंगे, और अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदी और अनुस्वार को हटा देंगे। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदी अनुस्वार नहीं लगा होगा, क्लियर है। अब आते हैं लास्ट के दो बात करते हैं, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। स्वरित दिखाने के लिए क्या बोला मैंने, दो लाइन लिखेंगे, दो लाइन यहाँ पे वर्ण के साइड में लगाएंगे। देखिए स्वरित के लिए यहाँ पे दो लाइन लगाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब देखिए इसको बड़ा कर देखिए आपको, ये फुल साइज है, छोटा नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। 300% हो चुका है, इससे बड़ा नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ह्रस्व स्वरित में देख रहे थे, ह्रस्व करेंगे, ह्रस्व और लिखने का पता है आपको, अ लिख देंगे। स्वरित के लिए डबल लाइन, तो यहाँ पे देखिए डबल लाइन खींचा गया है, ठीक है। फिर अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदी अनुस्वार यहाँ पे लगाया गया है इस अ पे, क्लियर होगा। तो ये अ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। अब देखिए आगे ह्रस्व स्वरित अननुनासिक, ये देखिए यहाँ पे ह्रस्व अ लिखा गया, स्वरित के लिए डबल लाइन खींची गई, फिर अननुनासिक के लिए चंद्र बिंदी और अनुस्वार हटा दिया गया। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, किस तरीके से करना है। ह्रस्व अ को ध्यान में रखना है, ह्रस्व अ को ध्यान में रखना है। फिर अनुदात्त के लिए साइड में एक लाइन, अनुदात्त के लिए नीचे लाइन, और स्वरित के लिए डबल लाइन, यह दिमाग में रखना है।
अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदी अनुस्वार लगाएंगे और अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदी अनुस्वार नहीं लगाएंगे, हटा देंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ये 6 पार्ट बना लेंगे। क्लियर है? जैसे आपने ह्रस्व का बनाया ठीक उसी प्रकार से दीर्घ का होगा। कैसे होगा? दीर्घ में बस क्या करना है, दीर्घ में बस क्या करना है, इस अ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस अ का इस्तेमाल करना है और 6 प्रकार के दीर्घ अ बना लेने हैं। क्या देखिए यहाँ पे जो अ था यहाँ पे क्या हो गया, दीर्घ अ हो गया। बाकी सारा चीज तो वैसा का वैसा ही है। देखिए सारा चीज वैसा का वैसा है। उदात्त दिखाने के लिए साइड में खींच दिया, अनुदात्त दिखाने के लिए नीचे कर दिया, स्वरित दिखाने के लिए साइड में डबल डॉट कर दिया। फिर देखिए कहां था, अनुनासिक के लिए ऊपर चंद्रबिंदी, अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदी गायब कर दिया। क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका 6 अगर ये समझ गए ना तो ये 6 समझने में दिक्कत नहीं होगा आपको, ये 6 भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं है, मैंने बताया आपको ये सिंबल याद रखना है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत का, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित का, और अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदी या अनुस्वार लगा, सॉरी चंद्रबिंदी या अनुस्वार लगाएंगे और अनुनासिक के लिए इन दोनों को हटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को हटा देंगे, बस इतना ही दिमाग में रखना। इतना दिमाग में रखेंगे तो इस अ का 6 प्रकार, इस अ का 6 प्रकार और इस अ का 6 प्रकार आप बना लोगे। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं ये 18 कैसे हुआ। मैंने अ का एग्जांपल लिया था, पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, पूरा मिटा देते हैं। चलिए तो हम देख रहे थे किस प्रकार से अ का 18 प्रकार हुआ था, तो मैंने आपको सब अच्छे समझा दिया था। आप देख रहे होगे कि ह्रस्व अ 6 प्रकार, दीर्घ अ 6 प्रकार और प्लुत अ 6 प्रकार। तो अगर आप इन सबको मिलाओगे तो आप देख पा रहे होगे कि 6 + 6 + 6 कितना हो गया, टोटल 18 हो गए। तो अ का तो समझ में आ गया 18 प्रकार। ठीक उसी तरीके से कुछ चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम एग्जैक्ट रखना है चीजों को। आप देखोगे ठीक उसी तरीके से ई का 18 प्रकार बना लेना, आप इस तरीके से फॉर्मेट फॉलो करके ऊ का 18 प्रकार बना लेना, री का 18 प्रकार बना लेना। ठीक है, अब बात करते हैं 12 प्रकार वालों की। ध्यान देना, पिछले स्लाइड का सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा अभी 2 मिनट में। री का बोला है 12 प्रकार, तो 12 प्रकार कैसे, ध्यान दो। इसका भी क्या करना, 18 ऐसे ही बना लेना, सेम टू सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा। क्या करना है, उदात्त के लिए डैश, अनुदात्त के लिए नीचे और स्वरित के लिए डबल डैश। क्लियर हो गया? अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदी या फिर अनुस्वार, और अनुनासिक के लिए क्या करना है, चंद्रबिंदी अनुस्वार नहीं लगाना है। ठीक, तो री का कैसे क्या करना है, 18 ऐसे बना लेना। फिर दिमाग में सोचना कि पिछले से हमने पढ़ा था कि री का जो है दीर्घ रूप नहीं होता। ठीक है, तो री का क्या नहीं होता, दीर्घ रूप नहीं होता है। तो री का जो दीर्घ रूप है वो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये 6 के 6 कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 6 के 6 री के रूप में नहीं आएंगे। यानी कि 6 ह्रस्व का और 6 प्लुत का मिल करके री का कितना बन गया, 12 प्रकार बन गया। इस तरीके से री का 12 प्रकार बनता है। समझ में आ गया? री का जो है दीर्घ रूप नहीं होता है, जिस कारण से री जो है अपनी ये 6 जो दीर्घ के प्रकार वो खो देता है। तो उसके पास कौन कौन बचता है, ह्रस्व और प्लुत बचते हैं, तो दोनों का मिलाकर 12 हो गया। अब ठीक उसी प्रकार से आप देखिए जो बाकी 4 हैं, कौन कौन से, ए, ऐ, ओ और औ, ये जो 4 बच गए, इन चारों का देखिए क्या है कहानी। पिछले हमने देखा था कि ए, ऐ, ओ, औ का ह्रस्व रूप नहीं होता। क्या नहीं होता, ह्रस्व रूप नहीं होता। इन चारों का ह्रस्व रूप नहीं होता, इन चारों का दीर्घ रूप होता है, प्लुत रूप होता है। तो दीर्घ रूप होने के कारण क्या होगा, 6 दीर्घ का और 6 प्लुत का हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गया। इसी प्रकार से ए का 12, ऐ का 12, ओ का 12, औ का 12 प्रकार होता है। क्लियर हो गया होगा? पीछे वाली स्लाइड का इंफॉर्मेशन यूज किया गया है। री का जो है 12 प्रकार, ए, ऐ, ओ, औ का 12 प्रकार कैसे हुआ, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। अगर कोई दिक्कत या कोई डाउट हो, आप जरूर डाउट सेक्शन में जाकर हमारे ऐप पे पूछे, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट और अपने थॉट्स, वीडियो कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, अच्छा लगा या खराब लगा, जो भी जैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स छोड़ सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।